पूछिए। मैं कहता था कि गरीबों का मसीहा बनने के लिए दिल्ली में होड़ चल रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने जो अपने के घर नहीं बनाया, गरीबों को कर दिया, हमने शीश महल नहीं बनाया। केजरीवाल कह रहे हैं कि गरीबों का अपमान करती बीजेपी। असली मसीहा है कौन गरीबों का? प्रधानमंत्री अपने आप को मसीहा तो नहीं कहेंगे, कम से कम कुछ और ही कहते होंगे, क्योंकि मसीहा शब्द तो कुछ अलग है। इस देश का मसीहा, इस देश का भगवान, इस देश का इस जो सरकारें जिसके आधार पे चलती हैं, वो इस देश की एक बहुत मूल्यवान पुस्तक है, जीती जागती ज्वलंत पुस्तक है, वो संविधान है। जिस सरकार ने पिछले 10 साल में गरीब को और गरीब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो आकर कहें कि देखो मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूं, हाथ यूं करके, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इस स्थिति में आप लाए हो इस देश को। रही बात दूसरे व्यक्ति की, छोटी फोटोकॉपी, तो छोटी फोटोकॉपी ने भी यही किया। सत्ता में आ गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद सिर्फ अपनी सत्ता कैसे बढ़ाएं, एक्सपेंशनिज्म, इस राज्य में चलिए उस राज्य में फुदक के चले जाएं, उस राज्य में पहुंचे फुदक के तीसरे राज्य में चले जाएं। जिस राज्य ने आपको इतना भारी बहुमत दिया, उसके लिए आपने क्या किया? उसके जो अधिकार थे आपकी सरकार के पास या किसी भी चुनी हुई सरकार के पास, वो अधिकार आपने अपने हाथों से खत्म कर दिया। जी सर, इसी में मेरा क्वेश्चन है। अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक घोषणा हुई है कि उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में जितने भी पानी के बिल बढ़े हुए आए हैं, उनकी जेल जाने के बाद दिल्ली वाले जो हैं वो बिल संभाल के रखें, उनका भुगतान ना करें। जब उनकी सरकार बन जाएगी, दोबारा सत्ता में आएंगे, तो उनके गलत बिलों को माफ करवाएंगे। ये मेरी सभी लोगों से अभी किसकी सरकार और गारंटी है मेरी। अभी किसकी सरकार है? वो जेल चले गए तो क्या सरकार पूरी जेल चली गई? मतलब उनके जेल जाते ही बिल बढ़ गए? ये कैसे हुआ? तो ये सब बातें दिल्ली को कोई मूर्ख मान के ही बोल सकता है, या मूर्ख मानता है, या मूर्ख बनाना चाहता है। न दिल्ली वाले मूर्ख हैं, न दिल्ली वाले मूर्ख बनेंगे। Sir, Manipur has witnessed a fresh violence. Yes. And sir, what according to you is the ultimate long-lasting solution to this? It has been almost over a year. Look, it's not possible for us here, sitting here, to give any long-lasting solution to a problem in Manipur. But having been in government for 54 years and 7 months out of 76 years, we have learned something about this country, that any such complex issue needs to be handled with utmost sincerity and sensitivity at the topmost level. Do we see that sensitivity? Do we see that sincerity at the topmost level of this country? No, we don't. Has the Prime Minister uttered a word on Manipur, barring wishing the Manipur Chief Minister a happy birthday? Have you seen him tweet about Manipur? Have you seen him visit Manipur? Have you seen him doing some visible interventions in Manipur? You haven't. So if the Prime Minister of the country is more worried about what's happening in Ukraine and not what is happening in Manipur, then you understand where his priorities lie. His priorities are not in calming the frayed nerves of people. His priorities are not trying to mediate and seek a solution. We've seen, this country has seen a Prime Minister in Mr. Rajiv Gandhi, who went out of his way to ensure accords, to ensure that people coexist peacefully. And you compare that era with this era. It's more than a year and a half. The Prime Minister hasn't thought it was proper for him to visit Manipur. Mr. Rahul Gandhi went there twice, thrice. Mr. Kharge went there. Entire Congress party went there in the Bharat Jodo Nyaya Yatra. We started the Bharat Jodo Nyaya Yatra from there. It was a symbolic, very powerful symbolic gesture.
The Prime Minister didn't think it was proper. He didn't even go there for elections in the Lok Sabha. सर जी एक सवाल चीन को लेके भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के जो औपचारिक प्रवक्ता है उनकी तरफ से ये स्वीकार किया गया है कि चीन ने घुसपैठ किया है, दो गांव या दो जिले कुछ बनाया, वहां पे कुछ बस्तियां बसाई हैं। पहली बार ये एडमिशन जो हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो 2020 में कहा था ना कोई घुसा है ना घुसेगा। इस पर एक विस्तृत प्रेस वार्ता हम लोग करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन जो भारत की विदेश नीति है, वो आपने जो सवाल पूछा शायद होतान परफेक्चर पर पूछा है, अलावा उसके जो ब्रह्मपुत्रा पे एक डैम बनने की बात हो रही है, अलावा उसके भी कई उदाहरण हम लगातार देते आए हैं आपको कि कैसे भारत की विदेश नीति पिछले 10 साल में उसके नतीजे हम रोज 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 भुगत रहे हैं। वो अमेरिका हो, वो चीन हो, वो अगल बगल के और हमारे पड़ोसी देश हों, हर जगह से आपको वही उदाहरण मिलते हैं कि किस तरह की ढुलमुल विदेश नीति आपकी है। Sir, Prime Minister Narendra Modi $20,000 earrings to US President Joe Biden's gift is the. It's a shocking instance. There are SOPs in place for such gifts, but it's shocking to know that even in response to an RTI, the Prime Minister's office refuses to divulge details. But this country is very surprised at this point. This is the only thing I would like to say. Sir, प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से टिकट मिलने के बाद फाइट ट्रायंगल है या सीधे लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है? दूसरा, रमेश बिदूड़ी को कालका जी से टिकट दिया गया है, जिनके विवादित बयान के बाद लोकसभा का सीधी लड़ाई ना केवल इन दोनों सीटों पर जिनका आपने नाम लिया, नई दिल्ली और कालका जी, पूरी शहर में, पूरी दिल्ली में सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी की है आम आदमी पार्टी से, और हम जीतने वाले हैं। पवन जी, आज जो लिस्ट आई है, सीधी लड़ाई पिछले 10 साल का कुशासन और उससे पहले के 15 साल के सुशासन के बीच की लड़ाई है। बीजेपी के बारे में तो अब दिल्ली में लोगों को याद भी नहीं है। 27 साल हो गए बीजेपी को सत्ता में आए हुए दिल्ली में। तो अब बीजेपी दिल्ली में कोशिश भी कर ले तो जितना है उससे आगे नहीं बढ़ सकती, उससे नीचे ही जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के विषय में, कांग्रेस पार्टी की सरकार की मेमोरी लोगों के दिमाग में अब बार बार आती है। रोज घर से बाहर निकलते हैं तो याद आता है कि अरे जब शीला जी मुख्यमंत्री थी तो दिल्ली ऐसी दिखती थी। पवन जी, दिल्ली में चूंकि आप काफी सक्रिय रहे हैं, शीला जी के साथ आपका अनुभव, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज जो लिस्ट आई है बीजेपी की, उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रही हैं, कई दूसरे नेता भी हैं जिनको टिकट दिए गए हैं, जो उम्मीदवार बनाए गए हैं। इन लिस्ट में ऐसे नेताओं पर क्या कहेंगे जो बाहर से आकर इस लिस्ट में टिकट पाने में कामयाब हैं? बीजेपी की लिस्ट में मैं बीजेपी की लिस्ट के बारे में क्यों बात करूं? अरे छोड़िए ना, अब हमारे थोड़े रहे, जब वहां गए तो अब हमारे नेता कैसे हो गए? हम अपने नेता कैसे मान लें उनको? सर, चूंकि आप शीला जी के साथ काफी रहे हैं, एक बयान है शीला जी का कि मैं दिल्ली में जो कामकाज की हूं वो लगभग 2024 तक के लिए दिल्ली में ठीक है, लेकिन 24 से 34 का क्या रोड मैप होगा, क्या ब्लूप्रिंट होगा, वो है आपके पास? ऐसे थोड़े बैठे होंगे, है तभी तो बैठे हैं यहां। आप 10 साल हमें सत्ता से बाहर रख लिया, लेकिन उसके बाद भी आज जब दिल्ली को देखता है कोई भी बाहर से आकर या दिल्ली के भीतर रहने वाले हम और आप लोग, हमें वही याद आता है कि ये फ्लाईओवर उस वक्त बना था, ये मेट्रो उस वक्त शुरू हुई थी, बिजली का निजीकरण उस वक्त हुआ था, ये बसें जो लाल वाली और नीली वाली और हरी वाली चल रही, ये शीला जी के वक्त आई थी, ये कांग्रेस के शासन के वक्त आई थी। जो यहां से इंडस्ट्रीज रिहायशी इलाकों से बाहर निकली वो उस दौर में निकली थी। जो डीजल की व्हीकल्स पे पाबंदी लगी थी वो उस दौर में हुई थी। सोनिया विहार प्लांट उस दौर में आया था। इंटरसेप्टर सीवर उस दौर में लगे थे। 300% ग्रीनरी उस दौर में बढ़ी थी। क्या क्या याद दिलाऊं? सब याद है लोगों को। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस को मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस को जनता के बीच जाना बंद करना चाहिए। क्यों डर गए? समझ में नहीं आई बात। आप जनता के बीच में नहीं जाना चाहते, मतलब क्या और लोग भी ना जाएं? जनता के बीच
रहते हैं हम। जाना आना तो आप लोगों का काम है जो भ्रमण करते हैं। हम जनता के बीच में ही रहते हैं, तभी हमें मालूम है कि पिछले 10 साल क्या भुगता है यहां के लोगों ने, और उसका जवाब अब जनता देने को तैयार है। आप कोई 1-on-1 नहीं होगा, इसलिए जो भी है अभी कर लो। नहीं, आपको निकलना, बताइए। डन, थैंक यू, धन्यवाद। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.